मेरे प्रिय शिष्यों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल एक्सपी क्लासेस में। मैं चेतन प्रताप आज आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही सुंदर कविता जो गिरजा कुमार माथुर जी की एक सुंदर रचना है और ये इनके काव्य संग्रह लैंडस्केप धूप के धान से ली गई है। ये रचना काव्यात्मक खड़ी बोली में लिखी गई है और अगर शैली की बात की जाए, कवि ने किस शैली का प्रयोग किया गया है, तो आप कविता को जब पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें चित्रात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। यानी जब हम पढ़ते हैं तो हमें एक चित्र से उभरते हैं, माने मन में हमारे। और छंद की अगर बात की जाए तो इसमें मुक्त छंद का प्रयोग है और रस है अगर कोई इसमें तो वो है श्रृंगार रस, क्योंकि इसमें वर्णन किया गया है प्राकृतिक सौंदर्य का, धरती का। तो इस तरीके से जब किसी की सुंदरता बताई जाती है तो वहाँ श्रृंगार रस होता है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता से। चित्रमय धरती, जैसे कि शीर्षक से स्पष्ट है, चित्रमय धरती, यानी कवि ने इन दोनों पदों में, ये दो पदों में है कविता, तो पहले पद में और दूसरे पद में दोनों में ही धरती को चित्रमय कहा है, यानी विविधता से भरा हुआ, सौंदर्य से भरा हुआ, विभिन्न रंगों से भरा हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं कविता से। कवि कहते हैं, ये धूसर शावर मटियाली काली धरती फैली है कोसों आसमान के घेरे में, रूखो छाए नालों के हैं तिरछे ढलान, फिर हरे भरे लंबे चढ़ाव। तो समझे जरा, ये धूसर यानी जो हमारी धरती है ना, हमारी धरती के सौंदर्य के विषय में बताया है कि ये धूसर यानी धूल से भरी हुई, शावर माने शावली यानी काली, मटियाली माने मटमैले कलर की, यानी मटमैले कलर की, और मटियाली काली धरती कि जो ये हमारी धरती है ये धूल से भरी हुई मटमैली है, सांवली है, काली है। मटियाली माने मटमैली। फैली है कोसों आसमान के घेरे में। अब समझे जरा, कोसों दूर फैली ये धरती जो है हमारी धूसर है अर्थात धूल से भरी हुई, हम उसको मटमैला भी कह सकते हैं। और इसके लिए एक और शब्द इन्होंने प्रयोग किया मटमैले के लिए, स्पष्ट मटमैला भी कहा है और धूल से भरा हुआ भी कहा है। तो ये जो धरती है धूल से भरी है, सांवली है, मटियाली यानी मटमैली है, और काली धरती फैली है कोसों आसमान के घेरे में। अब जैसे हम आकाश की ओर दृष्टि डालते हैं तो हमें जहां भी हम क्षितिज में पूरे आकाश को देखें और फिर क्षितिज को देखें तो हम पाएंगे जहां तक आकाश क्षितिज दिखाई देता है और क्षितिज से लगा हुआ आकाश भी दिखाई देता है। तो कवि ने यह कहा है कि जो धूसर शावर मटियाली काली रंग की जो धरती है, ये हमारी धरती, ये हमारी पृथ्वी, ये कोसों आसमान के घेरे में फैली है, अर्थात जहां तक देखो आसमान के नीचे केवल यही ही है। रूखों छाए, रूख माने होता पेड़, रूखों छाए नालों के हैं तिरछे ढलान। अब जो पेड़ है इस धरती पर कहीं वृक्ष छाए हुए हैं, और यानी अब वृक्ष छाए हैं और जो नाले वगैरह है ना, उनके जो ढलान है वहां भी पेड़ लगे हैं। तो रूखों छाए नालों की, अब समझिएगा, रूखों यानी पेड़ जो है वो छाए हैं अर्थात लगे हैं नालों के आसपास। नालों के आसपास, नाले यहाँ कौन है? गंदे नाले नहीं कोई बात हो रही, ये प्राकृतिक जो जंगल में जो झरनों से जो नाले बनते हैं, पानी के बहने से जो नाले बने, उनकी बात हो रही कि नालों छाए, रूखों छाए नालों के हैं तिरछे ढलान, कि पेड़ों से लदे हुए, यानी नालों के किनारे जो पेड़ लदे हैं तो जो नालों के जो ढलान है वो तिरछे हैं। रूखे छाए नालों के हैं तिरछे ढलान, फिर हरे भरे लंबे चढ़ाव। और जगह तगह, चूंकि ये जमीन है, समतल नहीं है हर जगह, तो जगह तगह क्या है कि हरियाली हरियाली है सब जगह, हरे भरे लंबे चढ़ाव है, यानी कभी ऊंचाई आ जाती है, कभी थोड़ा समतल आ जाता है, फिर माने कभी सुरंग आ जाती, कभी गर्त आ जाता। समझ गए होंगे आप मतलब, यानी उतार चढ़ाव भरी ये धरती है और हरी भरी है। यानी जो नाले हैं, नालों के आसपास पेड़ लगे हैं और नालों के जो ढलान है वो तिरछे हैं, हरे भरे लंबे चढ़ाव है इसमें, यानी उतार चढ़ाव है,
और पूरी धरती हरी भरी है। फिर आगे कभी कभी कहते हैं झरबेरी ढाक कास से पूरित टीलों तक। और ये जो धरती है ये झरबेरी, झरबेरी कहने का अर्थ क्या है? झरबेरी का मतलब होता है यानी इसमें छोटे छोटे जंगली पेड़ हैं, जंगली जो बेर होते हैं झरबेरी उसको बोलते हैं। एक होता है बड़े बेर की बेर का पेड़ होता है और एक छोटे छोटे बेर होते हैं जिनका पौधा बहुत छोटा होता है, उसकी बात हो रही। तो झरबेरी ढाक कास से पूरित, पूरित माने भरी हुई, टीलों तक। यानी अगर इस धरती में टीले हैं तो उनमें झरबेरी लगी हैं, ढाक माने जिसको पलाश बोलते हैं वो भी लगा है, और कास, एक कास नाम की एक घास होती है जिसको कास यहां शब्द प्रयोग किया गया, जो घास शरद ऋतु में उगती है तो वो घास काफी बड़ी हो जाती है। तो जिसके पीछे छिप जाती है गढ़ बाटों की गहरी रेखा। गढ़ बाट क्या है समझे जरा। जंगल में क्या होता है, जो वनस्पतियां वगैरह लगी होती है, घास वगैरह लगी होती है, उन वनस्पतियों के बीच से जो मार्ग गया होता है उसको कहा गया गढ़ बाटों की रेखा गहरी। यानी इन्हीं कांस, ढाक और झरबेरी के पेड़ों में जो जंगल की जो पगडंडियां होती है ना वो छिपी होती है, अर्थात वो दिखाई नहीं देती क्योंकि पूरी समतल धरती इसी से पटी है। फिर आगे देखें, ये सौंधी घास ढके रूंदे हैं। रूंदे माने कहने का अर्थ है मैदान, गलियां, रास्ते जो जंगल में होते हैं उन सब की बात हो रही। ये सौंधी घास। अब यहां इस धरती पर कहीं कहीं सौंधी घास भी है, माने सुगंधित घास भरपूर है। यानी ये सौंधी घास ढकी रूंदे हैं, धूप बुझी हारें भूरी हैं। अब हार का अर्थ होता है खेत, जहां खलिहान वगैरह रखा जाता है वो उसको हार बोलते हैं। वो खलिहान भी होता है वहां, यानी पहले के जमाने में क्या होता था कि जो खेत वगैरह होते थे वहीं खलिहान भी रखा जाता था। और साथ ही साथ तो हार शब्द का प्रयोग खलिहान के लिए नहीं है, वास्तव में मैंने खलिहान शब्द इसलिए प्रयोग किया गया ताकि उसको समझ लें, क्योंकि हार का अर्थ होता है खेत प्लस खलिहान दोनों, कि जहां रहा भी जाए और खेती भी की जाए। तो वही कवि बात करें कि ये सौंधी घास ढके रूदे हैं, कि जो इस धरती पर सौंधी घास भी है जो मैदानों को ढके हुए है, और धूप बुझी हारे भूरी, सूनी सूनी उन चरगाहों के पार कहीं। अब समझे जरा, धूप बुझी हारें। अब धूप बुझी हारें का कहने का अर्थ यह है कि जो हार हैं, जो खेत हैं, वे धूप से बुझी हैं अर्थात भरी हुई। कहने का मतलब है धूप, जो मैदान है जितने भी दूर दूर तक धूप फैली है उनमें धूप से भी बुझी हैं अर्थात ढकी हैं, यानी घास पर भी धूप है। और फिर बुझी हारे भूरी, सूनी सूनी उन चरगाहों के पार कहीं। समझे। और चरगाहों शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है, चरगाह का अर्थ होता है चारागाह, कि जहां जानवरों को चराया जाता है। तो इस तरीके से अगर इसमें बात की जाए तो कवि के कहने का अर्थ है कि पहले तो ये जो धरती है वो झरबेरी, ढाक और कास से जो कांस नाम की घास है उससे भरी है, टीलों तक भरी, यानी टीलों में भी ये घास लगी हुई है। और टीलों में घास लगे होने के कारण जो उसके नीचे जो गढ़वाटों की रेखा है वो इनके पीछे ही छिप जाती है, माने दिखाई नहीं देती। अगर लंबी घास हो और घास के मध्य से कोई रास्ता भी जा रहा हो तो वो रास्ता, वो वनस्पतियों के बीच से होकर जाने वाला वो रास्ता, वो गढ़वाटों की रेखा वो दिखाई नहीं देती, वो छिप जाती, वो गहरी हो जाती। यानी गढ़वाटों की रेखा गहरी, यानी जो गहरी कहने का मतलब है उस घास के नीचे, यानी घास के मध्य में से जो रास्ता गई होती है वो नहीं दिखाई देती। और फिर कभी इसमें आगे कहते हैं ये सौंधी घास ढकी रूने हैं, और इस धरती में ऐसी घास भी है जो सुगंधित है, तो उन्होंने मैदान को ढक रखा है उन घासों ने। और धूप बुझी हारे भूरी। अब भूरी कहने का अर्थ है कि जब धूप पड़ती है तो चमक उठती है वो। और सूनी सूनी, अब सूनी सूनी शब्द इसलिए प्रयोग किया गया है, समझे जरा, चूंकि धूप बहुत है तो विस्तृत जो मैदान है वहां कोई नहीं है, केवल विस्तृत मैदान ही है, चारागाह है केवल जानवरों के चरने के लिए। तो सूनी सूनी उन चरगाहों के पार कहीं, और उन्हीं चारागाहों के पार कहीं पर धुंधली छाया बन चली गई है पात, पात माने पंक्ति, दूर के पेड़ों की उन ताल वृक्ष के झोरों के आगे। अब ताल वृक्ष के, यानी जो ताल के वृक्ष होते हैं उनके झोरों माने समूह के आगे तक एक धुंधली छाया चली गई। जो ये चारागाह है के पार, यानी इसके उस पार धुंधली छाया बन
चली गई, पाथ माने पंक्ति, दूर के पेड़ों की, दूर के पेड़ यानी दूर इन घास के उस पार भी दूर पेड़ हैं, और जो पेड़ हैं दूर पात के पेड़ों की उन ताल वृक्ष के झोरों के आगे। अब जो ताल वृक्ष है उनके समूह के आगे, यानी खूब जो ये घास लगी है इसके दूर जो पेड़ लगे हैं, ताल के जो वृक्ष लगे हैं उनका जो समूह लगा है उसके आगे नीली नीली दिखती नीली पहाड़ियों की झाई। झाई का अर्थ है परछाई, झाई का अर्थ है परछाई। समझे जरा फिर से इसको। कवि कह रहे हैं कि सूनी सूनी उन चरगाहों के पार, तो ये चरगाह हैं जहां जानवर वगैरह चराए जाते हैं, जहां घास है, घास का ये जो विस्तृत मैदान है, इस मैदान के बहुत पार एक धुंधली सी छाया चली गई इस मैदान की, और आगे वो पात की भांति पंक्ति की भांति चली गई, और फिर इसी के उस पार जो दूर पेड़ लगे हैं, जो ताल वृक्ष लगे हैं, ताल वृक्षों का जो समूह है, उसके आगे जो नीली नीली पहाड़ियां हैं उनकी झाई दिख रही, अर्थात उनकी परछाई दिख रही, जो लटे पसारे। अब जो पर्वत, नीले पर्वतों की जो परछाई है वो लटे पसारे, माने उनकी अब परछाई की तुलना, पर्वतों की तुलना की जो परछाई है उसको लट कह दिया। यानी कहने का अर्थ ये, पर्वतों को आप उन्होंने, कवि ने एक नारी की संज्ञा दे दी, और उसकी जो पर्वतों की जो परछाई है वो परछाई उस नारी के बाल कह दिए, लटे कह दी। जो लटे पसारे हुए जंगलों से मिलकर है एक हुई, जो लटे पसारे हुए जंगलों से मिलकर है एक हुई। अब कहने का अर्थ क्या है, अब चूंकि घास के मैदान के उस पार पेड़ हैं, और पेड़ों के जो पेड़ लगे हैं वहां जो ताल के वृक्षों का जो समूह लगा है, वहीं पर जो पहाड़ियां हैं उनकी जो परछाई पड़ रही, उस परछाई यानी उस परछाई की तुलना लटों से की है, और वो परछाई ऐसे पसरी है, ऐसे फैली है जैसे लटे फैली हुई स्त्री की, और उस परछाई ने पूरे जंगलों से वो मिल गई, अर्थात जंगलों को ढक लिया और वे एक हो गई। अर्थात पर्वतों और जंगलों का अंतर कर पाना मुश्किल है। आगे चलिए अगले पद में देखते हैं। इसमें भी धरती को चित्रमयी कहा गया है, और धरती का वर्णन इसी प्रकार से किया गया है, धरती के सौंदर्य का वर्णन। तो समझे कवि क्या कहते हैं, यह चित्रमयी धरती फैली है कोसों तक। अब धरती को चित्रमयी क्यों कहा गया है, क्योंकि धरती में विभिन्न ऋतुएं आती हैं जो धरती पर अपना प्रभाव छोड़ जाती हैं, और हर एक ऋतु में धरती एक विशेष प्रकार का रंग अपने आप में ग्रहण कर लेती है, इसलिए धरती को चित्रमयी धरती कहा गया है। कि यह चित्रमयी धरती फैली है कोसों तक, जिनके वन पेड़ों के ऊपर नीमों, आमों, बट, पीपल पर निखरे निखरे मौसम आते, निखरे निखरे माने अच्छे अच्छे, सुंदर सुंदर, स्वच्छ स्वच्छ मौसम आते, कच्ची मिट्टी के गांवों पर भर जाते हैं खेरे, और खेत फिर रंग बिरंगी फसलों से, जिसमें सूरज की धूप दूध बन रम जाती है। अब समझे जरा गौर से पहले इसको, यह चित्रमयी धरती फैली है कोसों तक, कि कवि का कहने का अर्थ है कि चित्रमयी धरती है जिसमें विभिन्न ऋतुएं अपना प्रभाव छोड़ती हैं, और उन प्रभाव के कारण धरती विभिन्न स्वरूप को ग्रहण करती है, धरती विभिन्न रंगों वाली बन जाती है। यानी जब बरसात आती है तो धरती हरियाली से युक्त हो जाती है, जब पतझड़ आता है तो धरती अलग रंग धारण कर लेती है, और जब बसंत आता है तो अलग रंग धारण कर लेती है। तो इसलिए धरती को चित्रमयी धरती कहा है। और जिसके वन पेड़ों के ऊपर, यानी जो वन है, जो वन में जो पेड़ लगे हैं उनके ऊपर, अब वन के पेड़ों के ऊपर पेड़ नहीं लगे, यानी वन के जो पेड़ है वे ही पेड़ों की बात हो रही, उनमें नीम है, आम है, बट माने बरगद, पीपल है, ये सब पर निखरे निखरे मौसम आते, यानी इन सब पेड़ों पर अच्छे अच्छे मौसम का प्रभाव पड़ता है। और आगे कभी कहते हैं कच्ची मिट्टी के गांवों पर। अब जो इस धरती में जो गांव है, गांव हमारे प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक होते हैं, तो कच्ची मिट्टी के गांवों पर भर जाते हैं खेरे, जो बारिश वगैरह होती खेरे। अब खेरे कहने का अर्थ है जो मैदान वगैरह है, जो गांव का जो परिवेश है वो भर जाता है, और खेत फिर रंग बिरंगी फसलों से, और जब बारिश होती है तो रंग बिरंगी फसलों से खेत भर जाती, जिनमें सूरज की धूप दूध बन रम जाती। और कहते हैं जो धूप है वो पोषण करती है पेड़ पौधों का। तो जब रंग बिरंगे फसलों से खेत भर जाते हैं, यानी ऋतुओं के प्रभाव से,
बरसात के प्रभाव से हरियाली सब जगह जब हो जाती, तो जिनमें सूरज की धूप, यानी सूरज की धूप जैसे दूध पोषण करता है ना शरीर का, वैसे ही सूरज की धूप पेड़ पौधों का पोषण करती है। तो दूध के रूप में उनमें रम जाती है, अर्थात बस जाती है धूप, और हर दाने में रच जाता है अमृत चंदा का। अब चंद्रमा भी पोषण करता है, तो चंद्रमा का जो अमृत है वो हर एक दाने में, अर्थात जो फसल वगैरह होती है उसमें चंद्रमा का अमृत व्याप्त हो जाता है। इस धूसर सांवर धरती की सौंधी उसास, उसास माने सुगंध, इस ऊषर, इस धूसर माने धूल से भरी हुई, धुंधली, मटमैली, सांवर माने काली, धरती की जो सौंधी उसास है, सुगंध है, जो सौंधी सुगंध है, यानी जो धरती से पहली सुगंध उठती है उसकी बात हो रही। कच्ची मिट्टी का ठंडापन, मटियाला सा हल्का साया, तन मन में सांसों में छाया। अब कवि कहते हैं कि अब कवि को यहां याद आती है, कवि कहते हैं कि ये जो सुगंध है, ये जो धूल से भरी मटमैली काली धरती से जो सुगंध निकलती है, और कच्ची मिट्टी की जो आगे कच्ची मिट्टी का ठंडापन, और कच्ची मिट्टी का जो ठंडापन होता है, ठंडक होती है जैसे घड़े का ठंडापन, मटियाला सा हल्का साया, यानी अब मटियाला सा हल्का साया कहने का अर्थ है मटियाले रंग की छाया, और तन मन में सांसों में छाया, यानी जो मटियाले सा हल्का साया है माने जो छाया है वो मन में छा जाती है। यहां साया का अर्थ है छाया और छाने का अर्थ है भर जाना। समझिए बात को, यहां जो साया शब्द प्रयोग किया गया उसका मतलब मटियाले रंग का साया, समझ गए, यानी छाया। इस पहले साये का मतलब है छाया, और जो सांसों में छाया है उसका अर्थ है भर जाना। तो जो मटियाले रंग का, यानी जो मटियाले रंग की जो छाया है वो कभी कहते हैं वो मेरे तन और मन में भर जाती है, छा जाती है, समझ गए, जिसकी सुधि आते ही पड़ते। और जब कहते हैं कभी कि मुझे जब इन सब की सुधि आती है, ध्यान आता है, तो ऐसी ठंडक इन प्राणों में जो सुबह ओस। तो कभी कहते हैं जब मुझे इसकी याद आती है तो एक ऐसी ठंडक प्राणों में मेरे भर जाती है कि जो सुबह ओस गीले खेतों से आती है, मीठी हरियाली खुशबू मंद हवाओं में। और ठीक वही प्राणों में मेरे सुगंध भर जाती है, वही ठंडक आ जाती है, वही शीतलता आ जाती है, वही सुगंध व्याप्त हो जाती है, जो सुगंध, जो शीतलता सुबह, जो सुबह ओस गीले खेतों में, जो ओस के गीले सुबह खेत होते हैं ना, और खेतों से आती है मीठी माने सुगंधित हरियाली खुशबू, हरियाली से जो खुशबू आती है मंद मंद हवाओं में, वही मुझे भी आने लगती है, उससे मेरे प्राण भर जाते हैं, अर्थात मेरे मन को, मेरे शरीर को आनंद और शीतलता प्रदान करते हैं ये, और मुझे प्राप्त होती है शीतलता और आनंद। इस प्रकार से ये जो कविता है वो यहीं समाप्त होती है। आशा है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिए और इसको अधिक से अधिक शेयर करें। आगे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।